चलती है। सरकार से ऊपर इस दुनिया में कुछ नहीं होता है ना, राजा से बड़ा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं। राजा ने जो कर दिया उसको कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन जो राजा से भी ऊपर हो, जो सरकार से भी ऊपर हो, उसको संविधान, क्यों साहब, है ना बात सही? इंग्लिश में एक कहावत है, धीरे धीरे आप उसको समझेंगे, किंग कैन डू नो रॉन्ग। इसका मतलब होता है कि राजा कुछ भी गलत नहीं करता। अगर उसने फरमान जारी कर दिया कि ये चीज बंद तो बंद, चालू तो चालू। राजा के ऊपर कोई लगाम नहीं थी। इस कानून से पहले राजा के ऊपर कोई लगाम नहीं थी। इसको कहते हैं संविधान का शासन, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कहते हैं संविधान का शासन। इस देश में प्रधानमंत्री का शासन नहीं है, मोदी का शासन नहीं है, किसी का शासन नहीं है, मुख्यमंत्री का शासन नहीं है, किसी का भी शासन नहीं है। किसका शासन है? संविधान का शासन है। यह बहुत बड़ी बात है पूरी दुनिया में। और जो ऐसी किताबें जो और जो ऐसे कानून होते हैं उसके ऊपर राजा भी होते हैं। जैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं, राजा किंगडम उसके भी ऊपर होता है। लेकिन बाबा साहब को पता थी कि अभी बहुत जल्दी हमारा राजा नहीं बन पाएगा, तो अगर कहीं ऐसा हुआ संविधान के ऊपर राजा बिठा दिया तो हमारे समाज को अधिकार नहीं मिल पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और जो तुम्हारे जो कोर्ट होते हैं, इन सब के ऊपर भारत का संविधान होगा। वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर नहीं। देखो ये सुनो, बहुत सुनो, ज्यादा देर का समय हम आप लोगों का नहीं देंगे। हम लोग यहाँ पे आपके बीच में ट्राई मारने के लिए आए हैं। तो सम्मानित साथियों, इसलिए हमने आपके बीच में आपसे बहुत से लोग ये कह सकते हैं, देखिए मैं आपको, देखो आप लोग समझ सकते हैं ब्राह्मण क्यों आगे है, क्योंकि वो 500 साल आगे की सोचता है ना। वो 500 साल आगे की सोचता है। जो लोग अपने भविष्य की चिंता करते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनका वर्तमान हमेशा सही रहता है। तो हम लोगों को ये जानकारी है, हम लोगों को इस बात का पता है कि ये कहीं ना कहीं हमारा संविधान खतरे में आगे जाएगा। आपसे सामने कुछ लोग बात करने के लिए आएंगे, क्या कहेंगे कि भारत का संविधान विदेशी संविधानों की नकल है। क्या बेटे? भारत का संविधान विदेशी संविधानों की नकल है। ये संविधान जब लिखा गया था जब ये देश अंग्रेजों का गुलाम था, ये कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, अगर अंग्रेजों के समय पे लिखा गया था तो हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए, है ना। तो और क्या कहेंगे? ये तो विदेश से लिया गया है, ये विदेश से लिया गया है। तो आप कहेंगे कि हमें विदेश की चीज नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को जवाब देना नहीं आएगा किसी सवाल का, तो आप चुपचाप सुनते हुए रह जाएंगे। क्यों जी बाबू? अगर जवाब देना आएगा तो आप उससे कहेंगे कि तुम्हारी बात गलत है। जैसे बाबा साहब ने इनके ग्रंथ पढ़े सारे के सारे, और तब इनसे बहस में कहा कि तुम्हारे ग्रंथ गलत है। जिस ग्रंथ के अंदर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को पैरों की जूती माना जाता है, तो मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए। जिस धर्म में मेरे समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं है, जिस धर्म के अंदर जिस तुम्हारे
ग्रंथों के अंदर अगर मेरा समाज, उन्होंने सम्मानित साथियों आप लोग के लिए संविधान लिख करके दिया। तो आप लोग को एक बात मैं बता करके आगे बात करते हैं। जो आपसे ये कहे कि आपका संविधान भारत का संविधान विदेशी संविधानों की नकल है, तो आप उसको बताना कि हमें ये बताओ कि कौन सा अनुच्छेद, कौन सी धारा विदेश से ली गई, कौन सी ली गई। तो आपसे क्या कहेंगे कि जो आपके मौलिक अधिकार है, जो आपका ये है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, ऐसे आपसे कहेंगे। तो उनको बताना कि हमारे भारत देश का संविधान विदेश की संविधान की नकल नहीं है। जो चीजें हमारे देश में अब लागू हुई है, ये चीज उन देशों में पहले लागू हो गई थी। जैसे वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार हमको कहां से मिला? अंग्रेजों ने दिया ना, 1932 में, 1902 में। तो हमको वोट डालने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया, लेकिन वोट डालने का अधिकार अंग्रेजों से भी पहले हमारे देश में था, जिसे कहते हैं मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य। कभी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कोई अगर नियम लागू किया जाता था तो जनता को बुला करके उसका हाथ उठवाया जाता था कि ये चीज लागू करें या ना करें। तो वो भी तो वोट डालने का तरीका था। भाई हाथ उठा करके कि भाई कितने लोग इस चीज के पक्ष में हैं, कितने विपक्ष में हैं, अपने हाथ उठाओ। तो ये भी तो वोट डालने का तरीका था। इसका मतलब वोट डालने का अधिकार हमने अंग्रेजों से नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों ने हमारे देश से पहले ले लिया था। तो इसलिए ये अधिकार हमने अंग्रेजों से नहीं लिया, ये हमारा पहले ही देश का अधिकार था। कौन सा? तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमने कुछ भी अंग्रेजों से नहीं लिया। बहुत से आपसे ये कहेंगे कि भारत देश में धर्मनिरपेक्षता है, ये हमने विदेश से ली है भारत के संविधान में। तो उनको बताना कि आप लोगों ने सम्राट अशोक का नाम सुना है? सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया था तो उन्होंने सब जनता से ये नहीं कहा था कि तुम सब बुद्धिस्ट बन जाओ, ये नहीं कहा था, बल्कि ये कहा था कि तुम लोग अपने अपने हिसाब से अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हो। तुम पहले क्यों? क्योंकि पहले राजा का धर्म ही प्रजा का धर्म होता था। जिस देश का जो राजा जिस धर्म को मानता था, उसी को जनता मारने के लिए मजबूर होती थी। लेकिन सम्राट अशोक ने कहा कि नहीं, अब तुम मेरे हिसाब से धर्म नहीं मानोगे, तुमको जो धर्म अच्छा लगे तुम वो धर्म मानना। तो धर्म की स्वतंत्रता भी सम्मानित साथियों हमारे देश से थी। तो इस तरीके की बातें आप लोग के बीच में वो लोग रख सकते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोग को हम लोग आज मोटी मोटी बातें बताएंगे। एक बात बता करके हम बात को आगे चलते हैं। देखिए, आपसे कोई कह सकता है कि संविधान का शासन क्या होता है? शासन का मतलब समझने वाली बात है। जब हम लोग आदि मानव जैसी जिंदगी जीते थे तो उसे कहते थे जंगल राज, रूल ऑफ जंगल। उसका मतलब होता था कि कमजोर दबता था और मजबूत उसको दबाता था। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती थी। इसको ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। बेटे सुनो, बेटे मोबाइल वाला भाई बेटा सुनो, इसे कहते थे रूल ऑफ जंगल। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती थी। फिर क्या हुआ कि ये नियम ठीक नहीं है। तो फिर क्या हुआ? हम
कबीलों में रहते थे, तो हमने एक मुखिया चुनना शुरू किया, एक आदमी को मुखिया चुना और उसकी बात माननी शुरू करी। इसको कहते हैं रूल ऑफ इंडिविजुअल। यहां से भी न्याय नहीं मिला, हम फिर आगे बढ़े, तो हमने कहा नहीं भाई, एक आदमी से नहीं 5 आदमी होने चाहिए। जिधर 3 आदमी हो जाएंगे उसकी बात मानी जाएगी। इसे पंचगिरी कहते थे। क्या साहब, पंच सरपंच होते थे ना, तो इसे कहते थे रूल ऑफ मेजॉरिटी। जिधर ज्यादा लोग होंगे उसकी बात मानी जाएगी पंचायत में। उसके बाद आया रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। लेकिन पता चली कि कानून से भी हमको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा अपने हिसाब से कानून बनाता था, अपने हिसाब से लोग बनाते थे। कैसे कि इन लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब कानून से भी हमारा भला नहीं हो सकता। तो बाबा साहब ने कहा नहीं, अब कानून का शासन भी नहीं होगा, अब संविधान का शासन होगा। और हम सब लोग मिलकर के इस संविधान को बना करके जाकर के जाएंगे। ये अकेले डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा, भारत का संविधान। उनको कहना कि जो लोग आपसे बात कर रहे हैं, बोलना सुनो, 300 लोग थे भारत का संविधान लिखने के लिए, अकेले अंबेडकर नहीं थे, जिसकी वजह से तुम्हारी मानसिकता खराब हो गई है कि एक अछूत ने लिख दिया, इसलिए ये संविधान बदलना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू भी थे, सभी बिरादरी के लोग थे, 300 सदस्य चुने गए थे, 299 उन्होंने मिलकर ये संविधान लिखा है, अकेले किसी व्यक्ति का संविधान नहीं है। तो जब हम उस संविधान को मानते हैं तो आप अपने संविधान को क्यों नहीं मानते? क्यों जी साहब, क्यों जी साहब? तो ऐसी प्रचलन इस देश में चलेगा। तो सम्मानित साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि ये कार्यक्रम हम लोगों ने सम्मानित साथियों चलाया है। इससे हम लोग धीरे, सुनो बाबा सुनो, हम धीरे धीरे इन कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और जैसे हम लोगों ने बौद्ध कथाएं शुरू की हुई हैं, अब है ना, बौद्ध कथाएं हम लोग करवाते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा 2-4 साल के बाद इस देश में संविधान कथा चलेंगे। गांधी साहब, जैसे उनकी रामचरित्र कथा चलती है, वो चलती है ना, वो क्यों चल रहे हैं इस देश में? क्योंकि उनकी कथा लगातार चलती। गांधी, जिसकी कथाएं चलती हैं, जिसकी बातें चलती हैं, उन लोगों के विचार जिंदा रहते हैं, और जिन लोगों के विचार जिंदा रहते हैं उनके महापुरुष भी जिंदा। अम्मा सुनो, बाबूजी सुनो, आप बात मत करो, 2 मिनट की बात है। तो सम्मानित साथियों, आज हम आपको मोटी मोटी 2-4 बातें आज आप लोगों को बताएंगे। ये कार्यक्रम फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहां तक मैंने आपको बताया, अब कोई साथी फिर से बताए संविधान किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया था किसे कहते हैं संविधान, बताओ। चलो बच्चे के नाम पे ताली बजाओ, कुछ तो बच्ची आगे बढ़ी। जो राजा को चलाता हो, है ना, जो राजा को चलाता हो। राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता। राजा के ऊपर कौन है? संविधान है। राजा जो चलेगा, मोदी जो चलेगा, योगी जो चलेगा, डीएम जो चलेगा, एसडीएम जो चलेगा, प्रधान जो चलेगा, प्रमुख जो चलेगा, वो किससे चलेगा? संविधान से। तो जो देश को चलाए और राजा को चलाए, सबको चलाए, उसको संविधान कहते हैं। क्यों बेटे, बात है समझ में? जो राजा के ऊपर हो उसको संविधान कहते हैं, जो राजा के ऊपर शासन करता हो, इसे कहते हैं रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि ये पढ़ाई का अलग मैटर है। तो सम्मानित साथियों, हम लोग 1-1 मिनट में हम 5-7 स्लाइड आपके बीच में रखेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करेंगे। उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा सम्मानित साथियों।
ये है सम्मानित साथियों, ये संविधान है। देखिए इस प्रकार से था। इसका आप सबसे पहला पन्ना खोलेंगे तो आप लोगों को ये लिखा हुआ मिलेगा। किसी ने अगर संविधान कभी खोल के देखा हो, किसी ने खोल के देखा संविधान? नहीं देखा। इसीलिए हम लोग इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये मिलेगा, इसे कहते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब होता है उद्देशिका। इसका मतलब होता है कि ये कानून, ये संविधान किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है। क्या साहब प्रधान जी, ये कानून, ये संविधान, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं किया जाता। सब चीज का उद्देश्य है, नहीं? तो आपने किस उद्देश्य के लिए ये संविधान बनाया, ये बात भारत के संविधान के सबसे पहले पेपर पे लिखी है ना। जैसे आप संविधान खोलेंगे, हम मत सुनो, आपको समझ में आएगा। इधर देखो आप लोग, आपके ध्यान को आकर्षित करने के पर्पज से हमने सिस्टम चलाया। तो जब आप संविधान को खोलेंगे तो सबसे पहले आपको लिखा मिलेगा कि ये संविधान किस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए बनाया। तो पता चलेगी। देखो ये वहां पे लिखा है, हम भारत के लोग, हम मतलब हमने बनाया है, भारत के लोगों ने बनाया है। वो हमारे माध्यम से थे, वो सदस्य थे, लेकिन पब्लिक ने उनको चुना कि तुम जाओ और जाकर के संविधान बनाओ। इसका मतलब ये संविधान हमने बनाया है, ये किसी आदमी ने नहीं बनाया, ये हमने खुद बनाया है। लिखा ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इसको बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए। क्यों? पहले न्याय नहीं मिलता था। ब्राह्मण ने कोई हत्या कर दी तो उस पर कोई उस पर अपराध नहीं था, है ऐसा नहीं? क्या कर लेते? एक गाय दान कर दो। तो जो ये न्याय नहीं था, शूद्र ने किसी को कोई नुकसान पहुंचा दिया, किसी के सामने से चप्पल पहन के गुजर गया, तो वो भी अपराध था, वो भी गलत था। तो न्याय नहीं था इस देश में। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? न्याय चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, लिबर्टी चाहिए, समानता चाहिए और भाईचारा चाहिए। ये चार चीजें हमको चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हम इस संविधान को बना रहे हैं। सुनो, आपके धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, आराम से देखो। हालांकि ये टिपिकल मैटर है, ये भाषण देने वाला मामला होता तो हम भी 5 मिनट में देकर के चले जाते और आप फटाफट ताली बजाते। लेकिन हम लोग आप लोगों से आज शुरू कर रहे हैं सम्मानित साथियों, क्योंकि जो उनकी कथाएं चलती हैं उसकी काट केवल ये है। तो साथियों, हमने बताया हमने संविधान क्यों बनाया। हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमें बराबरी चाहिए और हमको भाईचारा चाहिए। हमको 4 चीज चाहिए इस देश में। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, तानाशाही नहीं होनी चाहिए। तो इन सब उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने ये संविधान बनाया है। तो आगे चलते सम्मानित साथी, ये है क्या? ये आपका पहला चैप्टर के बाद अगला पाठ मिलेगा आपको आगे और मजा आएगा। लेकिन आपको आगे अच्छा जब लगेगा तो आप यहाँ से अपनी बेस बनाते हुए चलेंगे, यहाँ से आप नींव अपनी तैयार करते हुए चलेंगे तो आगे आपको अच्छा लगेगा। देखो, सबसे पहले अनुच्छेद में लिखा है, आप पढ़ पा रहे हो वहां पे, इंडिया दैट इज भारत। क्यों जी, पढ़ने में आ रहा है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया, इसका नाम क्या होगा? ऊपर लिखा है ना, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। नाम क्या है इसका? क्या नाम है देश का? इंडिया, जिसका मतलब बनता है हिंदी में भारत। इंडिया का मतलब हिंदुस्तान नहीं है। भाषण नहीं लिखा गया कि इंडिया का मतलब हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया का मतलब आर्यव्रत नहीं है। इंडिया का मतलब केवल और केवल क्या है? अगर इंडिया को हिंदी में
भारत, लेकिन यहां पे क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मतलब होता है केवल इसमें हिंदू रह सकते हैं, लेकिन यहां पे बाबा साहब ने कहा कि इस देश में सभी धर्म के लोग बराबरी से रह सकते हैं। इंडिया का मतलब भारत है, इंडिया का मतलब और कुछ नहीं है। ये बात सम्मानित साथियों पहले अनुच्छेद में आप लोगों के लिए रखी। ये मैं एक एक मिनट में इसको आप बाद में देख सकते हो, इसमें आप। और सम्मानित साथियों दूसरी बात, भारत का नागरिक कौन होगा? क्योंकि उस समय देश का बंटवारा हो रहा था। क्या साहब? उस समय देश का बंटवारा हो रहा था, तो भारत का नागरिक कौन होगा, इस बात पे चर्चा थी। वहां पे बताया गया है एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में पैदा हो गया हो वो भारत का नागरिक होगा, या उसके माँ बाप भारत में पैदा हुए हो वो भारत का नागरिक होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो जो लोग 5 साल तक लगातार भारत में रहेंगे वो भी भारत के नागरिक हो सकते हैं। समझ में आएगा? बहुत से लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को बाहर भगा देंगे, कहते हैं ना बावन बेशराम जैसे लोग। क्या जी? क्या कहते हैं? हम ब्राह्मणों को इस देश से भगा देंगे, आप लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भारत के संविधान में लिखा है जो लोग 5 साल तक लगातार भारत में रहेंगे और किसी देश में नागरिकता नहीं लेंगे तो वो भारत के नागरिकता ले सकते हैं। तो जो लोग 5 साल रहने पर भारत के नागरिक बन सकते हैं, तो जिसको तुम कहते हो कि ब्राह्मण 5000 साल से भारत में रहता है, तो उसको तुम कैसे भगा सकते हो? क्या जी? तो ये आपको बरगलाने का तरीका है। तो सम्मानित साथियों ये बातें मैंने आपको बताई मेंबरशिप के बारे में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, केवल हम आपको इस पार्ट के बारे में बताएंगे। उसके बाद इस कार्यक्रम को सम्मानित साथियों हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि 1 घंटे का ये कार्यक्रम पूरा रहेगा। ये जो आपका जो ऊपर जो आपको दिख रहा है, कोई साथी पढ़ के बताए सबसे ऊपर क्या लिखा है? कोई बच्चा बताए सबसे ऊपर इंग्लिश में क्या लिखा है? फंडामेंटल राइट्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? है जी, इसमें लिखा नहीं कहीं पर, इसको लिखवाएंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। क्यों बेटे? वो लोग हाथ उठाओ जिन लोगों ने 12वीं पास की हुई है, जिन लोगों ने कक्षा 12 पास किया वो साथी हाथ उठाओ। सबने 12 पास किए? काफी लोगों ने 11वीं की है। चलो, इसका मतलब हालांकि शिक्षा को खत्म करने का कार्यक्रम इन लोगों का चल चुका है। कैसे? इन्होंने कान को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ा, कैसे? ये आपको समझना है। पहले 5वीं का बोर्ड होता था बाबूजी, मस्त साहब तो जानते हैं। 8वीं का बोर्ड होता था, आज वो बोर्ड क्यों? पीछे कारण है इसके पीछे क्या? क्योंकि आप लोग सरकारी स्कूलों से पढ़ लिख करके अफसर बने थे, मास्टर बने थे, डॉक्टर बने थे, इंजीनियर बने थे, अधिकारी बने थे। तो जब आप लोग पढ़ लिख करके ऊपर जाने लगे तो इनको समझ में आया कि सरकारी स्कूल से पढ़ करके ये लोग इतने ऊपर बढ़ गए, तो इनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए सरकारी स्कूल की पढ़ाई को खराब करने का काम। क्यों जी बाबा? है ना ऐसी बात? हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़ के आए, हमारे जितने भी लोग थे सरकारी से पढ़े, लेकिन आज क्या है? सरकारी स्कूल में दलिया हलवा खिचड़ी खाओ और अपने घर को, है ऐसा नहीं? और डरने की जरूरत नहीं है, बच्चे को पास का सर्टिफिकेट भी ले जाओ, बच्चे को पास का सर्टिफिकेट भी ले जाओ। यानी कि स्कूल के अंदर मास्टर तो होगा, ब्लैक बोर्ड भी होगा, बिल्डिंग भी होगी, डेस्क भी होगा, किताब भी होगी, लेकिन पढ़ाई नहीं होगी। क्या
नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि आप लोग इन स्कूलों से पढ़ करके उस मौका पे जो पहुंचे हो, वो नहीं चाहते कि तुम पढ़ लिख करके वहां तक पहुंचो। इसलिए तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा पढ़ाई की को, और 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में जाते जाते आपको इतना कमजोर कर दिया कि आपके ज्यादातर बच्चे फेल हो जाएंगे 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में। है ऐसा नहीं? अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, और जो हमारे जो गरीबों के जो बच्चे थे वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को खराब कर दिया। कितना छोड़ दिया? उनके हाथ में कटोरा दे दिया। ऐसा नहीं? बताओ कि दलिया हलवा खिचड़ी खाओ और अपने घर को जाओ। पहले हम लोग सलेट डाल के भेजती थी, हमारी दादी, चाची, ताई, अम्मा बच्चे के बैग में क्या डालती थी? झोले में सलेट, इस पर लिखते थे क्या क्या क्या। अब क्या डालती है? प्लेट। जाओ अपना दलिया खा करके आ जाना। और अगर उनको और तैयार करने के लिए क्या करा? 2 चीज का इंतजाम किया। आपके मोहल्लों में आंगनबाड़ी खोली। जैसे बच्चा घुटमन करना सीखेगा और सीधा कटोरा लेकर के बचपन से उसको मांगना सिखाया। और दूसरा, बच्चे को मांगना सिखाओ और बड़ों को क्या करो? उनके मोहल्लों में ठेका खोल दो। क्यों बाबूजी? अपने मोहल्ले में चौकी खोलेंगे पुलिस की, और आपके मोहल्ले में ठेका खोलेंगे। नहीं, इसका मतलब समझते हो? और पहले क्या बोलते थे? गुटखा बंद कर दिया, फिर एक इधर बनाया एक इधर बनाया, अलग अलग है तो गुटखा नहीं है, और एक साथ दोनों को मिलाकर मिक्स कर दो तो गुटखा बन गया। खाओ। ये बंद करना कोई है? अरे 1 रुपये वाला तुमने 5 रुपया कर दिया, ये कैसा तुमने बंद कर दिया? तो सम्मानित साथियों, ये इन लोगों की प्लानिंग चल रही है कि शिक्षा खत्म करो। जो राजा अपनी प्रजा की शिक्षा को छीन रहा हो, समझ लेना वो तुमको गुलाम बनाने की तैयारी कर रहा है। क्यों? शिक्षा ही तो है जो जानवर को इंसान बनाती है, इंसान को इंसान बनाती है। तो सम्मानित साथियों, ये इस तरीके की लोगों की प्लानिंग चल रही है। लेकिन हम लोगों ने भी एक कसम खाई है कि जब साहब काशीराम जी टूटी चप्पल पहन करके और साइकिल पर चढ़ के इस कांग्रेस को खत्म करके हमको सीएम बना के दे सकते हैं, तो हम भी साहब काशीराम की असली सपूत औलाद उस समय कहलाएंगे जब हम इस देश का प्रधानमंत्री बना करके देंगे। दे सकते हैं ना? अब तो हम लोग, लेकिन आप लोगों के बीच में फूट डालने के लिए नई नई पार्टियां बनाई जा रही हैं। समझ रहे ना? 1000 करोड़ रुपए का कांग्रेस का प्रोजेक्ट है इस बसपा को खत्म करने के लिए। कितना? 1000 करोड़। 1000 करोड़ रुपए का कांग्रेस ने इकट्ठा पैसा रख दिया है कि कुछ भी करो, कैसे करो, खर्च करो, कुछ भी करो, बड़ी बड़ी जनसभाएं करो, लेकिन इस बीएसपी को क्यों? क्योंकि ये बीएसपी में जो वोट है ये कांग्रेस का पहला पुश्तैनी वोट था। क्यों? ये दलित और मुसलमान ये कांग्रेस का वोट था, और जब से कांग्रेस में से काशीराम साहब ने इन समाजों को निकाला, तब से कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई। साहब, तो जो लोग जिन्होंने 70 साल तक देश पर शासन किया हो, क्या उनके पास 1000 आदमी देश में ऐसे नहीं होंगे जो 1-1 करोड़ रुपया दे देंगे? बताओ कैसा? जो राज कराना रहा हो, जिसका शासन करना हो 70 साल तक, क्या उसने अपने देश में अपने समाज के ऐसे लोग तैयार नहीं करे होंगे जो 1-1 करोड़ रुपया 1-1 आदमी दे देगा? होंगे ना? तो 1000 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है इस बसपा को खत्म करने के लिए
क्योंकि उसको पता है कि जब तक बसपा खत्म नहीं होगी तो ये एसटी समाज कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा। तो सम्मानित साथियों, आपके समाज में नई नई पार्टियां, नए नए नेता निकाले जा रहे हैं कि ये बताओ कि मायावती ठीक नहीं, हम ठीक है। अभी हमने दिखाया आप लोगों को, राज्यसभा से इस्तीफा दिया भेजी है। अरे इस राज्यसभा को लेने के लिए लोग 100-100, 500 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, गुलामी करते हैं दूसरी पार्टी की, सांसद बनने के लिए गुलामी करते हैं, पैरों में बैठते हैं दूसरी पार्टी के। लेकिन एक बहन मायावती जी ऐसी हुई जैसे बाबा साहब ने जिस समय देश गुलाम था, जिस समय देश आजाद हो रहा था, जब इन महिलाओं को अधिकार की बात हुई तो नेहरू कांग्रेस ने कहा कि महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाएंगे। तो बाबा साहब ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया कि मुझे इस सदन में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार से बहन मायावती जी ने अभी आपके सामने ये कहा कि अगर मैं इस सदन के अंदर अपने समाज की बात नहीं रख सकती तो मुझे इस सदन में रहने का अधिकार नहीं। और कैसी नेता चाहिए, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन क्या आजकल के 4-4 साल से काम करने वाले लड़के कहते हैं कि मायावती ठीक नहीं। ये क्या है? ये उनकी बोली नहीं है, ये कांग्रेस की बोली, बुलाई हुई बोली है। जैसे हमारे लोग पहले ब्राह्मणों के कहने से आकर के अपने समाज में आकर के बात कहते थे, आज उसको कांग्रेस के कहने से बात की जाती है। मेरे सम्मानित साथी, इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम चलाया है कि हम 2 तरफा काम करेंगे। नंबर 1, हम लोग संविधान की जानकारी, मोटी मोटी बातें समाज को बताएंगे और माननीय बहन जी के बारे में इन बातों को बताएंगे। और सम्मानित साथियों, हमने ये तय किया है कि जब साहब काशीराम हमको सीएम बना के दे सकते हैं तो हम भी इस काम को फिर से बढ़ाएंगे। देखो, आज ओबीसी समाज के लोग कह रहे हैं कि रामचरितमानस नहीं चाहिए। केडी प्रजापति, स्वामी प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, रामचंद्र राजभर, अखिलेश यादव, कोई भी है, सभी बिरादरी के लोग कह रहे हैं ना कि हमें रामचरितमानस नहीं चाहिए। अगर वो रामचरितमानस को लाने के लिए मना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं संविधान के पक्ष में बोल रहे हैं, क्यों साहब, है ना? अब जब पूरा देश के 85% लोग संविधान के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो ये संविधान को बदल नहीं पाएंगे, क्यों साहब? इसलिए हमने ये सोचा कि कहीं ये नए नए सवाल क्रिएट करके समाज को ना बदला दें, तो हमने आपके बीच में संविधान की क्लास लगानी शुरू करी। तो इसका मतलब सम्मानित साथियों, इसको कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक है भारत के संविधान में। आप ज्यादा समझने का प्रयास मत करो, हमको देखते रहो, उसको देखते रहो, धीरे धीरे 5-7 मिनट में आपको सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। एकदम से भारी बातें एकदम से प्रवेश नहीं हो पाती पढ़ाई की। तो ये इसका मतलब है, इसके अंदर बताया गया है कि सरकार किसे कहेंगे, स्टेट किसे कहेंगे, राज्य किसे कहेंगे, ये बातें सम्मानित साथियों इसके अंदर बताई गई है कि गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को और विधानसभा को और जो स्टेट की सरकार है उसको, इन सबको मिलकर के यूनिवर्सिटी को, किसी बोर्ड को, किसी को, इन सभी को हम लोग स्टेट कहेंगे, राज्य कहेंगे। ये बातें इसमें बताई है। इससे आगे चलो, ये बातें आपको आगे समझ में आएंगी सम्मानित साथियों। ये आपका, यहां से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, ये बहुत अच्छा अनुच्छेद है जो आज डिबेट चल रही है, जो डिबेट चल रहे हैं कि रामचरितमानस नहीं चाहिए, वो यहाँ का ही है, वो ये अधिकार है। देखो उसको पढ़ो मेरा, ऊपर क्या लिखा है, 13A में क्या लिखा है, ऊपर देखो, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण। इसके नीचे देखो क्या लिखा है 13A में, इसको पहले पढ़ो फिर मैं समझाऊंगा। इस संविधान के आरंभ से ठीक पहले
यह समझना आपको जवाब देने के लिए इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रदत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपपदों से असंगत है। इसको समझो, 1 मिनट की बात है, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। इसको इस पूरे पेपर पे जो लिखा हुआ है उसका मैं आपको सार बताता हूं। इसको लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी कानून, ध्यान से देखो मेरी तरफ, समझ में आएगी आपको बात। लिखे ध्यान से, छोड़ो मत, जाओ उसको आराम से बैठ जाओ। पहले देखो, इस पूरे पाठ में इसका पूरा मूल मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी कानून जो भारत देश के संविधान के विरोध में हो, ऐसा कोई भी कानून जो भारत देश के संविधान के विरोध में हो, वो कानून खत्म हो जाएगा। क्या सुनोगे? मुझे देखो, उसे मत देखो, मुझे देखो। ऐसा कोई भी कानून जो भारत देश के संविधान के विरोध में हो, वो कानून भारत का संविधान लागू होते ही खत्म। जैसे मनुस्मृति, रामचरितमानस, गीता, महाभारत, रामायण, उनमें क्या है कि सब लोग बराबर नहीं है ना? महिलाओं को अधिकार नहीं है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये मुंह से पैदा हुआ, ये बाजू से पैदा हुआ, ये पैरों से पैदा हुआ, इसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसको लड़ने का अधिकार नहीं है, गलियों में चलने का अधिकार नहीं है, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, देसी घी में पूरी बना करके खाने का अधिकार नहीं है, अच्छा मकान बनाने का अधिकार नहीं है। इन चीजों में, इन कानूनों में ये लिखा हुआ है। तो बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा कि जिस दिन 26 जनवरी 1950 को ये भारत का संविधान लागू होगा, तो इस तरीके के पीछे वाले सारे कानून जिनके अंदर बराबरी नहीं है, सबको अधिकार नहीं है, वो कानून खत्म हो जाएंगे, वो कानून इस देश में नहीं रहेंगे। देखो कितनी बड़ी बात, समझ भाई। एक व्यक्ति ने पूरे देश के सारे दर्द खत्म कर दिए, नहीं कुछ नहीं चले, क्या है क्या बराबरी है? नहीं, सब तालाब में पानी पिएंगे, सब स्वच्छ पानी पिएंगे, सब लोग कपड़ा पहनेंगे, सब शिक्षा ग्रहण करेंगे, सब नौकरियों में जाएंगे, सभी लोग सारे काम करेंगे, एक जाति को कोई अधिकार नहीं है, सब सारे काम करेंगे, आप सब बराबर होंगे। ये बात इस पाठ में लिखी गई, इसलिए ये लोग इस संविधान को बदलना, आई बात समझ में? क्योंकि ये संविधान कहता है कि सब बराबर होंगे, और वो नहीं चाहते कि सब बराबर हो, तो उन्होंने सोचा कि जहां से इनको बराबरी के अधिकार मिलते हैं, वहां से संविधान को खत्म कर दो। लेकिन संविधान खत्म हो जाएगा अगर तुमको संविधान की जानकारी नहीं होगी। ठीक है, बोलेंगे तुम लोग क्या कहेंगे, हमें तो मोदी 5 किलो राशन दे रहा, हमारा सारा काम ठीक चल रहा, हमें क्या पता किसी से क्या लेना, कोई भी राजा बने, कुछ भी बदले, कुछ भी हो, हमें तो राशन मिल रहा है। लेकिन जो तुमको राशन मिल रहा है, ये भी इस संविधान की देन है, क्योंकि बाबा साहब ने जो लोग थे उसमें ये लिखा गया है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, कि कोई भी भारत का नागरिक भूखा नहीं सोएगा। क्यों नहीं? कोई भी भारत का नागरिक भूखा नहीं सोएगा, उसको कहते हैं राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। आपको हर एक नागरिक को जीवित रखना पड़ेगा, उसको रोटी भी देनी पड़ेगी, पढ़ाई भी देनी पड़ेगी, उसकी आपको दवाई गोली भी करनी पड़ेगी। नहीं, पहले ऐसा चीजें नहीं थी। राजा तुमसे कर इकट्ठा करता था, जिसको महल कहते हैं,
रेवेन्यू मालगुजारी इकट्ठा करता था, उसके बदले में तुम्हें क्या देता था? पुलिस। केवल बोलते पुलिस वाले, उसको उठाओ, उसको बंद करो, उसको ऐसे करो, केवल पुलिस मिलती थी। बाकी राजा के पास जितना भी पैसा बचता था उसको वो अपनी मौज मस्ती में खर्च करता था। 100 रानियां रखता था, है ना। लेकिन यहां पर संविधान में लिखा गया, अब एक एक नागरिक को जीवित रखने का, दवाई गोली करने का, जो तुम्हारे अस्पताल खुलते हुए है, ये देन है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? इनको 5 किलो राशन में बिजी कर दो। और ये नहीं पता कि 5 किलो राशन के चक्कर में 50 किलो राशन तुम्हारा सांड खा गया, गाय खा गई। आज तुम अपने खेतों की रखवाली नहीं कर सकते। ये नियम बनने जा रहा है कि आप खेत पे तार नहीं लगा सकते। क्यों? तार लगाओ तो गाय मर जाएगी। केस जा रहे हैं ऐसे। मतलब क्या? खेती तुम्हारी, लेकिन तुम रखवाली नहीं कर सकते। फिर तुम्हें क्या? 5 किलो राशन दिए जाओ और सांड और गाय के लिए अपनी खेती करे जाओ, और उसके बाद ये सांड और गाय को इकट्ठा करके विदेश में बेच देते हैं, क्योंकि इसका बड़ा महंगा जाता है। पता, इनका बिजनेस है। आप ये बहुत ज्यादा पेट्रोल पंप खोल रहे हैं, ये लोग बहुत ज्यादा, ये लोग ठेके खोल रहे हैं, बहुत ज्यादा ये सप्लाई चल रही है, सारा का सारा पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। आज आपने देखा होगा रानी को वो चल रहा है ना लफड़ा। इसका मतलब समझ तो जानते हो कब हुआ वो काम? जब पूरे देश का पैसा उसके पास पहुंचा दिया। इससे पहले दुनिया का सबसे अमीर आदमी था एशिया का, अडानी सबसे अमीर आदमी था। सारा तुम्हारा पैसा इकट्ठा करके वहां पहुंचा दिया। क्या क्या खराब नहीं, तुम्हारा पैसा गया। तो मेरे सम्मानित साथियों, इसमें यह बात लिखी गई है कि ऐसा कोई भी कानूनी देश में नहीं चलेगा जिसमें बराबरी नहीं है। जिसमें बराबरी होगी वो इस देश में चलेगा। सम्मानित साथियों, आगे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि सब लोग बराबर होंगे। इसको देखो, ऊपर देखो ना, समता का अधिकार, सबको बराबर का अधिकार। चाहे कोई व्यक्ति, इसमें देखो, यह अनुच्छेद 12 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, विदेशी हो या भारत का नागरिक हो, को विधि के समक्ष समता से विधियों के समान सदस्य से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि सभी को न्याय दिया जाएगा, सबको बराबर माना जाएगा। पहले क्या होता था? ब्राह्मण ने गलती कर दी तो कोई सजा नहीं, शूद्र ने गलती कर दी तो हत्या है। तो कानून सबके लिए बराबर पहले नहीं था, लेकिन यहां पे लिखा गया कि कानून सबके लिए बराबर होगा, और जिसमें चाहे वो किसी भी जाति का हो और किसी भी धर्म का हो। ये बात सम्मानित साथियों इस आर्टिकल में लिखी। इसमें ये जो आपका जो 15 आर्टिकल है, इसमें आपने सुना होगा, रिजर्वेशन सुना है, आरक्षण सुना है आप लोगों? वो यहां से है। आप सुनते हैं आपको आरक्षण मिलना चाहिए, सुनते हो ना आप लोग? आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें कहीं पर रिजर्वेशन वर्ड कहीं लिखा है? बताओ कोई पक्ष, कोई साथी बताओ। ये आर्टिकल 15 का 4 है, ये जहां से रिजर्वेशन निकलता है। इसमें कहीं पर बताओ आप लोग, कहीं पर रिजर्वेशन लिखा हुआ है? कहाँ है? बताओ बताओ कोई साथी। इसको तो पढ़ो, इसको जरा पूरा बेटा, कोई बच्चा इसको पढ़ो, ऊपर वाले को पढ़ो जो इंग्लिश में है। मास्टर साहब पढ़ो इसको जरा। नहीं आ रहा? नहीं, इसको जरा पढ़ो जरा, इसको जरा कोई बच्चा इसको पढ़ो, क्या लिखा है ऊपर? कोई बहुत तेज। नथिंग इन दिस आर्टिकल or its clause number 2 of Article 29 shall prevent the state from making any provision, special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes। है क्या? इसमें कहीं है? कहीं पे इसमें है? कहीं पे
आरक्षण ही है इसमें? नहीं है ना, लेकिन इसमें छिपा हुआ है। हाँ, इसका मतलब ये है जो लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ गए हैं, है ना, जो लोग सामाजिक निचोड़ का ना शैक्षिक रूप से पिछड़ गए हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अगर ये लोग पिछड़ गए हैं तो सरकार इनके लिए प्रावधान बनाएगी। किसके लिए? इनको एडवांसमेंट के लिए, इनको बढ़ोतरी देने के लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए। इसी को रिजर्वेशन कहा जाता है। आगे देखिए, आगे आपको और समझ में आएगा। एक आप लोगों ने थोड़ी सी बात इस पे, एक चीज और है। एक आर्टिकल ये है 16 वाला, इसमें देखो लिखा हुआ है एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटिव, लिखा है ना उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व। सबसे लास्ट वाली लाइन है हिंदी में, पर्याप्त प्रतिनिधित्व। इसको कहते हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन। रिजर्वेशन इन, आप दो चीज पढ़ते होंगे, रिजर्वेशन आरक्षण और प्रतिनिधि में आरक्षण। क्या साहब? रिजर्वेशन इन प्रमोशन और एक रिजर्वेशन। इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई आपका व्यक्ति सरकार में आपकी ड्यूटी बनती है, सरकार के सभी विभागों में आपको इन लोगों को पहुंचाना होगा। जैसे मास्टर साहब है, मास्टर साहब आप क्या बने थे शुरू में? आप क्या बने थे शुरू में? रिटायर किस पे हुए आप? क्या है बात समझ में आई? ये इनकी नौकरी लगी थी सहायक अध्यापक में और रिटायर कहां हुए? प्रधान अध्यापक में। इसका मतलब यह है कि सरकार की यह ड्यूटी है कि इनको प्रमोशन देते देते इतना ऊपर पहुंचाया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। तो पहले तो उनको सपोर्ट किया जाएगा आरक्षण के रूप में, और उसके बाद फिर सपोर्ट दिया जाएगा आरक्षण के अंदर भी प्रमोशन आरक्षण देकर के इनको और ऊंचा उठाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो सदियों से दबाए गए। नहीं, ये वो लोग जो सदियों से दबाए गए, तो सरकार की ये ड्यूटी होगी कि इनको थोड़ा सा सहारा देकर के ऊपर उठाया जाएगा। कौन? जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ गए हैं, जिनका नाम पीछे लिखा है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी, और उसमें पिछड़ा वर्ग भी लिखा हुआ है ना, पिछड़े वर्ग को, या ये ओबीसी आरक्षण है, ये यहां लिखा ना पिछड़े वर्ग या एससी एसटी, और उससे पहले लिखा पिछड़ा वर्ग। मतलब क्या है? ओबीसी समाज के लोगों को बाबा साहब ने रिजर्वेशन पहले दिया। नहीं, जो आपसे ओबीसी समाज के लोग पूछे कि हमको क्या दिया, तो बोलो संविधान को पढ़ो, हमारा आरक्षण बाद में है, तुमको आरक्षण पहले दिया, लेकिन सरकार ने तुम्हारा आरक्षण लागू नहीं किया क्योंकि तुम इसके प्रति जागरूक नहीं थे। तुम तो ये सोचते थे कि ये तो किसी अछूत ने बनाया है और तुमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज तक वो तो बाबा साहब के बाद साहब काशीराम जी ने मंडल कमीशन लागू करवा करके उनको आरक्षण दिलाया। तो ये जानकारी जब आपके पास हुई, ब्राह्मण को लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनके पास ज्ञान होता है, हमारे पास सुनने के अलावा कुछ नहीं होता। जो बोलता है वो बड़ा होता है, और बोलोगे जब तुम्हारे पास ज्ञान होगा। तो जब तुमसे कोई ओबीसी बोले कि हम तुम्हारे साथ क्यों आए, हम संविधान के पक्ष में क्यों आए, तुम्हें तो आरक्षण मिल गया, हमें क्या मिला, तो उनसे बोला कि आप 15 अनुच्छेद के 4 नंबर को पढ़ो, उसमें पिछड़ा वर्ग पहले है और अनुसूचित जाति बाद में। तो हमसे पहले आपको आरक्षण देने की बात भारत के संविधान में की गई।
जब आप ऐसा बोलोगे तो आपकी इज्जत बनेगी। वाह यार साहब, क्या बात बताइए, नहीं, आपकी इज्जत बनेगी। आज हम लोग रोड पे खड़े होकर के अपनी बात कहते हैं। तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों को हम लोग, ब्राह्मण समाज के लोगों को हमने तैयार किया है, किसके दम पे? इस दिमाग के दम पे। जब वो हमसे बात करते हैं उसको लगता है कि जयप्रकाश की बात ज्यादा हमसे बड़ी है, अच्छा सोचता है, अच्छा ज्ञान है इसके ऊपर। तो ज्ञान के आधार पर तो ब्राह्मण ऊपर रहा, तो वो ज्ञान कहीं सबके पास ना पहुंच जाए, तो ये संविधान की देन है। इसलिए ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे, जिसको कहते हैं मीठा जहर, आपको दिया जा रहा है। पहले आपकी शिक्षा छीनी जा रही है धीरे धीरे, और आपके घरों तक नशा पहुंचाया जा रहा है। गुटखा खा ले, बीड़ी पी ले, सिगरेट पी ले, दारू पी ले, चिलम पी ले, ये पी ले। इनसे ये जानते हो, जब ये चीजें आपके घर में घुस जाएंगी, आपको क्या होगा? आप लोग गुटखा खाते खाते, दारू पीते पीते आप संतान की उत्पत्ति करते हैं। जब आपकी संतान की उत्पत्ति होगी ऐसे में, तो जब आपका बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होगा, जब 10-12 साल का होगा, तो उसके अंदर तुम्हारे खून में जो वहां पे जो गया है, उसके खून में उड़क उठेगी, वो भी गुटखा खाने का प्रयास है। नहीं, फिर वो भी गुटखा खाएगा, और गुटखा खाएगा, बाहर उसको ठेका मिलेगा, तो गुटखा खाएगा, दारू पिएगा, फिर वो संतान की उत्पत्ति करेगा, फिर तुम उसकी शादी करोगे, फिर वो संतान की उत्पत्ति करेगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब ये खून में जाएगा, तो ये गुटखा तुम्हारी महिलाओं के घर तक भी पहुंचे, खून में से उड़क उड़ेगी। इस तरीके से तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे उधर शिक्षा से खत्म कर दिया जाएगा, इधर तुम्हारे घर में नशा पहुंचा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सम्मानित साथियों, तुमसे एक नियम और बनाने जा रहे हैं कि वोट वो डालेगा जो 12वीं पास होगा। पहले तुमको 12वीं फेल किया जाएगा, तो वोट का अधिकार भी छीन लिया जाएगा, और शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। जिस देश में से, जिस नागरिक से वोट का अधिकार ना हो, शिक्षा का अधिकार ना हो, समझो वो गुलाम है। तो जी, समझो वो गुलाम है। तो आपके पास सम्मानित साथी, ये हम इस प्रकार की जानकारियां आपके बीच में लेकर के आए हैं। ये अनुच्छेद 16 हो गया ये आपके बीच में। इसी के अंदर जो पीछे था, इसमें जो महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन था, दूसरे भाग के अंदर कि महिलाओं को भी, महिला अगर नौकरी करती है, पढ़ना चाहती है, बराबर बैठना चाहती हैं, और महिलाएं अगर अफसर बनना चाहती हैं, तो उनको भी उसमें आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को भी प्रमोट किया जाएगा। अगर कोई महिला नौकरी करती है और नौकरी करते करते अगर वो संतान की उत्पत्ति करती है, तो सरकार उसको छुट्टी देगी, और उस छुट्टी की नौकरी की तनख्वाह नहीं कटेगी। समझे? मान लीजिए आपको संतान की उत्पत्ति करनी है, आपने जो है बच्चा पैदा होना है, आपको 2 महीने 3 महीने आपको घर पे आराम करना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी आपके लिए प्रावधान है कि सरकार तुम्हारे पैसे नहीं काटेगी। ये इस प्रकार से आपके अधिकार, ये जो देश चलता है जिसको तुम ढूंढते हो, ये इस संविधान से चलता है। तो आज हम आपके बीच में इसकी थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी देने के लिए आए हैं। हालांकि ये इतनी बड़ी चीज है, इसके एक लाइन को समझने में 1 दिन लगेगा। मैंने तो इसमें पढ़ाई की है, मैं तो इसका प्रोफेसर हूं, मैंने इसमें पीएचडी की है। मैं अगर किसी कॉलेज में पढ़ाऊं, तो मेरे 1 दिन में जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये 3 घंटे पढ़ाने के मुझे 27,000 रुपए मिलते हैं। अगर मैं आपके पास इस तरीके से 3 घंटे पढ़ा दूंगा, तो मेरा जो पेमेंट बनता है वो 27,000 रुपए मिलते हैं मुझे 1 लेक्चर के। वो प्रोजेक्टर वहां पर भी होगा, वहां पर 500-700 स्टूडेंट्स बैठते हैं, समझे? और जब 3 घंटे पढ़ा दूंगा तो 27,000 रुपए मेरे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। होटल में मुझे बैठने के लिए, मुझे रुकने के लिए कमरा मिलेगा, गाड़ी मुझे मिल जाएगी, छोड़ेगी। लगभग मैं 30-35,000 में पढ़ूंगा। और अगर 1 महीने में 20 लेक्चर ले लूं, तो 5,40,000 रुपए मेरी तनख्वाह बनती है। केवल ऐसे घूमता रहूंगा, ऐसे बोलता रहूंगा, और वहां मुझे समझाने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका लेवल होता है समझने का। या तो मुझे बहुत नीचे आना पड़ रहा है, लेकिन क्यों?
क्योंकि अगर संविधान खतरे में चला गया तो हमारा पढ़ने लिखने का कोई औचित्य नहीं होगा। बाबा साहब ने हमसे कहा था कि मैं तुमको पढ़ने का अधिकार इसलिए नहीं दे करके जा रहा हूं कि तुम नौकरी करना, मौज मस्ती करना, बीवी टीवी में मस्त रहना। मैं तुमको अधिकार इसलिए दे करके जा रहा हूं कि जो समाज तुम्हारा पिछड़ रहा है पीछे, उसको ऊपर उठाने के लिए तुम्हें गांव गांव जाना होगा। तुम्हें गांव गांव, घर घर, कॉलोनी कॉलोनी में, आपको शहर शहर में जाकर के इन चीजों का प्रचार करना हो। तो जो जिस लेवल की पढ़ाई करता है वो उस लेवल की वहां पर बात करता है। तो हमने इसमें हमने प्रोफेसरशिप अपने अटेंड की है। तो इसलिए हम लोगों ने, चौधरी साहब ने, हम लोगों ने सबने ये तय किया, आप मंडल प्रभारी हैं लखनऊ के, उन्होंने ये तय किया, हमारी पूरी टीम ने ये तय किया कि चलो एक बार हम लोग संविधान की बात गांव गांव जाकर के करते हैं। जब ये प्यार चलेगी तो वो डर जाएगा। इस संविधान के पक्ष में लोग ज्यादा हैं, उधर तो ओबीसी समाज तैयार हो रहा है, इधर एससी समाज तैयार हो रहा है। ऐसी स्थिति में तुम संविधान को बदलोगे तो इस देश में क्रांति हो जाएगी। और इसलिए वो तुमको रोकने के लिए इस संविधान को नहीं बदलेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम उनको छोड़ते हैं, पूंजीपति के बच्चों को, और गांव गांव जाकर के इस प्रकार से कहना शुरू करते हैं। क्योंकि हम आपका हमारा एक खून है। हम चाहते हैं कि ये बात आगे बढ़े। तो बहुत कथाओं के साथ साथ ये भी बातें आगे बढ़ेगी। तो सम्मानित साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें लिखा है अनुच्छेद के अंदर अनटचेबिलिटी को नहीं माना जाएगा, अछूत। आपने देखा है SC/ST एक्ट, क्या सर, SC/ST एक्ट, इसको तुम बोलते हो हरिजन एक्ट बोलते हो ना, हरिजन कोई वर्ड नहीं होता। SC/ST एक्ट के बारे में यहाँ पे लिखा है, अगर कोई तुमको अछूत, अगर तुम्हारे साथ कोई छुआछात करता है, तुम्हारे साथ कोई अपशब्द करता है, तो ये वो अनुच्छेद है जिसके तहत तुमको अधिकार है। वाह, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक एक चीज का आपका ध्यान रखा, आपके समाज का एक एक चीज का ध्यान रखा, आपके पैर के नाखून से लेके आपके सर के बाल तक का आपका ध्यान रखा कि मेरे समाज के साथ अगर कोई छुआछूत बरतेगा तो उसको इसके तहत उसको इतनी कड़ी सजा दी जाएगी कि उसकी जमानत तुम्हारी कोर्ट में नहीं। ऐसा सब आप लोगों के लिए किया गया। तो ये साथियों, ये आपके 14 से लेकर 18 तक जितने भी अनुच्छेद थे उसमें ये बताया गया कि सबको समान माना जाएगा। इसीलिए सम्मानित साथियों, इसमें सारे 14 से लेकर 18 तक ये जितने भी आपके अनुच्छेद हैं, इसमें आपको बराबर करने की बात कही गई है। इसलिए इसको समता का अधिकार कहा गया। सब बराबर हुए, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कि किसी की कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई भी कुछ करता हो, उसके साथ इस प्रकार का कोई भी व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो साथियों, आप लोग थोड़ा थोड़ा सा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपका ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ी चीज है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद हम इस मीटिंग को सम्मानित साथियों समाप्त करेंगे। देखिए ऊपर लिखा है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। केवल इसको सुन लो, इसको पढ़ लो, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। ऊपर लिखो, ऊपर लिखा ना अनुच्छेद 19 से लेकर 22, ये आपका अनुच्छेद 19 है। ये धारा मान लीजिए, आप अपने हिसाब से धारा बोल सकते हैं, धारा समझ सकता है गांव का आदमी, वैसे उसको अनुच्छेद कहते हैं सम्मानित साथियों। उसमें लिखा, देखो उसको समझो, फिर हम मीटिंग को समाप्त करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, है ना, लिखा है ना, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस। इसका मतलब ये बनता है, इसका मतलब क्या है, आप भाषण दे सकते हो। पहले तुमको भाषण देने का अधिकार नहीं था, तुम नहीं बोल सकते थे, केवल ब्राह्मण बोलेगा, तुम केवल सुनोगे। यही तो होता था कथाओं में, ऊपर ब्राह्मण बैठा है, तुम नीचे बैठे हो। हमारी माता जाने जो ब्राह्मण कह रहा है वो ठीक है, नहीं, वो भाषण देता था और तुम केवल सुनते थे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने उसमें कहा कि तुम भी बोल सकते हो, तुम भी भाषण दे सकते हो, तुम भी अपनी मन की बात कह सकते हो।
और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जाओ, जाके अपनी बात कहो, अच्छी अच्छी बात करो, अपने समाज को समझाने की बात करो, और तुमको हम अधिकार देते हैं, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और जब तुम बोलोगे तो पुलिस तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए खड़ी होगी। आपने देखा होगा, नेता बोलता तो पुलिस खड़ी होती है ना। आपको मीटिंग कर लो, आप थाने में एप्लीकेशन ले आओ, केवल परमिशन मत लो, परमिशन नहीं लेनी हम लोगों को, केवल हमको इंटीमेशन देनी है, जानकारी देनी है। एप्लीकेशन लिखो कि वहां से ऐसे ऐसे ये आदमी आ रहा है, सभा को संबोधित करेगा, बस। हमें ये काम करे ना करे नहीं, तुम नहीं हो। क्यों? भारत का संविधान कहता है कि तुम भाषण दे सकते हो, अपनी बात कह सकते हो, लेकिन ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, मारकाट मच जाए। ऐसी गलत बात नहीं कह सकते। अच्छी बात कहो, अपने पक्ष की बात कहो। दूसरी बात, सभा की स्वतंत्रता। आप लोग सभा कर सकते हो, पहले में भाषण दे सकते हो, दूसरे में सभा इकट्ठा असेंबल कर सकते हो। हम जैसे मैं बोल रहा हूं, ये मेरा ऊपर का अधिकार है, मैंने आपको इकट्ठा किया, ये दूसरा अधिकार है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई संगठन भी बना सकते हो। इससे पहले तुम्हें अगर संगठन बनाने की बात करते थे तो तुम्हारा कान में शीशा पिघला हुए सब चीजें हुआ करती। अच्छी बात बोलोगे तो तुम्हारे कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा, सुन लोगे तो कान को आपको फोड़ दिया जाएगा। अच्छी बात उच्चारण करोगे तो शंभु ऋषि उसने उच्चारण किया, अच्छी बात करी, समाज को समझाने की बात करी तो गला काट दिया। अच्छी बात बोल रहा था, समाज को शिक्षा दे रहा था, उसका गला काट दिया। तो बाबा साहब ने कहा नहीं, अब कोई भी बोल सकता है, जाओ भाषण दो, लोगों को इकट्ठा करो, संगठन बनाओ, पूरे देश में घूमो, और इस प्रकार से अपनी पार्टी बना करके तुम इस देश के शासन भी कर सकते हो। तो ये सम्मानित साथियों, आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, दिखा ना उसमें, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी दुकान खोल सकते हो, किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकते हो। ये तुमको इस प्रकार से व्यापार कारोबार करने की जीविका आपको प्राप्त करने का अधिकार है। ये बातें इस देश में पहले नहीं थी, ये इस समय आई। तो आप केवल आप लोग सुनते रहना, केवल आप लोग सुनते रहना। हम इस देश के अंदर इतना बड़ा माहौल बनाएंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, बड़े बड़े लोग इस संविधान की चर्चा करेंगे। जब इस संविधान की चर्चा होगी तो ये संविधान को बदल नहीं पाएंगे। ये सम्मानित साथियों, हमने आपके बीच में अपनी बात रखी। इस प्रकार से साथियों आगे बहुत सी चीजें हैं, इसमें लिखा है जो आपके पास जो है, इसमें ये लिखा है कि सरकार कभी भी किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकती। पहले क्या होता था, राजा ने हुक्म दिया, जाओ उसको पकड़ के लाओ, जाओ उसको पकड़ के लाओ, उसको कानून पानी की सजा दे दो। उसने हमारे सामने में झुका नहीं, उसने हमें जुड़ा सलाम नहीं करा, उसने हमारे सामने से चप्पल पहन के निकल गई, उसने हाथ में चप्पल नहीं ली, उसने हमसे सर पे पैर नहीं रखा, वो लड़की जींस पहनने लगी, तो उसको पकड़ के लाओ, उसको फांसी की सजा देगा। नहीं, ये अधिकार राजा के पास नहीं होगा, गलत तरीके से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये बातें आपके सम्मानित स्टेटस में लिखी और इसमें आप इसको पढ़ सकते हो। ये मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं क्योंकि अभी आपका ब्रेन जो है देखना, धीरे धीरे हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं। सम्मान स्टेटस में लिखा राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, प्रोडक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये वो अधिकार जो मैंने आपको बताया कि आपको जीवित रहने का अधिकार होगा। ये ड्यूटी होगी, ये सरकार की ड्यूटी है कि आपको पढ़ाएगी, लिखाएगी, खाना खिलाएगी, सब कुछ कराएगी, रोजगार कराएगी, सब कुछ कराएगी, आपको मरने नहीं देगी। ये राइट टू लाइफ है,
इसके आगे लिखा है कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने का आप लोगों को अधिकार होगा। इस प्रकार से ये वो चीजें देखो, जो मैंने आपको पहले बताया कि किसी को ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, पहले उसको बताना पड़ेगा। और जिसको आप लोग गिरफ्तार करते हैं तो उसको आपको, उसके साथी को, उसके वकील को आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में उसके पास में जब तक किसी व्यक्ति का जो 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 उसने काम, जो उसने अपराध किया है वो प्रूफ नहीं हो जाएगा, तब तक उस व्यक्ति को कोई सजा नहीं मिलेगी, उसको बेल दे दी जाएगी, उसको जमानत पे छोड़ा जाएगा। तो ये साथियों, इस प्रकार से ये सब चीजें हैं, ये आपके धर्म के अधिकार है। ये सारी की संपत्ति का अधिकार ये आपका हटा दिया गया है। तो ये सब चीजें सम्मानित साथियों, ये आप लोग इनके लिए सब अपने सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आपके हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये इस बारे में आपको बताया गया। ये जो हैबियस कॉर्पस लिखा हुआ, लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि आप किसी को गलत तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकते। ये आपके आदेश देने का तरीका है, आप लोग मनमानी नहीं कर सकते राजा। इस पर ये सारी बातें हैं सम्मानित साथियों। तो मैंने आज आप लोगों के बीच में ये बातें मोटी मोटी हम लोगों ने आज शुरू की है। आप सभी साथी यहाँ पर पहुंचे। मेरे कहने का मतलब ये है, हम बताना ये चाहते हैं, बाबा साहब अकेले क्यों लड़ गए पूरे देश से? क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, वो शिक्षित थे, वो चरित्रवान थे। अगर आप लोग को अपने अधिकारों की जानकारी हो, आप पढ़ लिख जाओगे, तो पूरा गांव का आदमी एक तरफ इकट्ठा हो जाए तब भी तुमको दबा नहीं सकता। क्यों साहब? अगर आप शिक्षित हो, अपने अधिकारों की जानकारी है, आपको बोलना आता है, तो पूरी दुनिया एक तरफ अगर तुम्हें दबाने का प्रयास करे तो वो तुमको दबा। इतनी ताकत होती है शिक्षा में, इतनी ताकत होती है अधिकार जानने में। अगर एक कोई महिला, एक आप देख सकते हो कोई बच्चा हो, जैसे हमारे विक्रम सिंह रोड़ा जी हैं, अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं। कितने पूंजीपति लोगों ने, कितने लोगों ने, कितने धनराशि लोगों ने इनसे जमीन छीनने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने उल्टी उसकी छीन ली। जो बनती थी अधिकार में, जो दबा रखी थी, उन्होंने उल्टी ले ली इनसे। क्यों? इनको अपने अधिकार की जानकारी है। अकेला आदमी पूरे गांव से टकरा जाता है, अकेले बाबा साहब पूरे देश से टकरा गए, अकेले साहब काशीराम पूरे देश से टकरा गए, अकेले बहन मायावती पूरे देश से टकरा रही है। ये क्या है? उसको अपनी जानकारी है। आप लोग सम्मानित साथियों, आप लोग ये तो हमने आपको छोटी छोटी बातें ऐसी करी। आप देश का संविधान लेकर के आओ, गांव में 2 साल लेके आओ, उसको पढ़ो, मोटी मोटी बातें पढ़ो, नेट पे आप लोग सर्च करो, इस प्रकार से अपने आप को तैयार करो, क्योंकि आगे भविष्य बड़ा खतरे में है। ये लोगों का पूरा प्रोग्राम बन चुका है। आरएसएस को इतना हथियार दिया जा रहा है, इतना हथियार भारत की पुलिस के पास, आर्मी के पास नहीं है। समझ रहे हो? इतना हथियार आरएसएस के पास दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, इतना भारत की आर्मी और पुलिस के पास हथियार नहीं है। इसका मतलब समझते हो कि इन लोगों की पूरी प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि एक झटके में पूरा मामला साफ करेंगे। लेकिन इसके लिए तैयारी चल रही है, उधर से वो भी तैयारी कर रहे हैं, इधर से हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। और बहन जी ने ये मैसेज दिया है कि गांव गांव जाकर के आप लोग उनके अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में बताएं। इस प्रकार से ओबीसी समाज के नेता अपने समाज को तैयार कर रहे हैं, हम लोग इधर तैयार कर रहे हैं, और आगे जाकर के हम सब लोग इकट्ठा होंगे तो तब जाकर के ये संविधान बचेगा। ये संविधान की देन है जो हम लोग बैठे हैं, सब कुछ है। तो सम्मानित साथी, इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, नई नई पार्टियां जो बन रही हैं उनसे आप बचें। इस सारी की सारी पार्टियां हमारी बीएसपी को खत्म करने की प्रोग्रामिंग है। इनका ये प्लान है कि इस समाज में फूट डाल दिया जाए। आज मुसलमान समाज में जो सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को दिया, आज वो समाज परेशान है। आज बहन जी के पास सभी मुसलमानों के नेता, दिल्ली के जामा मस्जिद के मौलवी, देवबंद के मौलवी, बरेली के मौलवी, तीनों जो फरमान जारी करते हैं अपने समाज को वोट डालने के लिए कि इधर वोट डालो, वो जाकर के बहन जी से मिल ली है। उन्होंने बहन जी से कहा कि बहन जी, जितना वोट हमने जो है समाजवादी पार्टी को दिया, अगर इतना वोट हम बीएसपी को दे देते तो ये भाजपा को हमारा सकते थे। तो सम्मानित साथियों, वो भी आपकी तरफ आएंगे। तो उन्होंने कहा कि बहन जी, आप जाके समाज को तैयार करो। हमारा मुस्लिम समाज का
आने वाले 24 के चुनाव में अगला जो वोट है मुस्लिम समाज का, वो चुपचाप बिना कुछ कहे बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को मिलने जा रहा है। तो इसलिए सम्मानित साथी, वो वोट भी मिलेगा, कैंडिडेट का वोट भी मिलेगा। तो आप लोग घबराए नहीं, फिर से हम लोग खड़ा करेंगे इस मूवमेंट को, फिर से पार्टी को मजबूत करेंगे। तो आने वाले चुनाव में अगर हमारे 20-25 सांसद भी जीत गए तो हम लोग बनने वाली सरकार के नाक में नकेल डाल करके अपने हिसाब से काम कराने का काम करेंगे। जैसे एक भैंसा होता है, उसके पास ताकत ज्यादा होती है, लेकिन आप लोग उसकी नाक में नकेल डाल करके उसको अपने हिसाब से चलाते हो। बैल होता है, भैंसा होता है ना, ऐसे ही बहन जी ने कहा अगर 20-25 सांसद भी हमारे जीत गए तो हम सरकार की नाक में नकेल डाल करके अपने समाज के पक्ष में फैसले दिलवाने का काम करेंगे। तो सम्मानित साथियों, आप सभी साथी यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये कार्य हम लोगों ने संविधान के ऊपर सबसे पहले शुरू किया है आपके यहाँ से, और ये चिंगारी अब निकलती हुई पूरे देश में फैलेगी। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब 1 मिनट के लिए हमारे चौधरी साहब भी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको 2-4 मिनट में इस मीटिंग को हम लोग सम्मानित साथियों समाप्त करेंगे। माइक कहाँ है सर? हमारे पास। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ युवराज चौधरी जी, जो लखनऊ से बहन जी का संदेश देकर के आप लोग के बीच में पहुंचे हैं, वो आए, इस नुक्कड़ सभा को संबोधित करें और आप लोग उनका ताली बजा करके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शाबाश आदरणीय साहब जी, आपने विस्तार पूर्वक अधिकारों को बताने का काम किया, समझाने का काम किया। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले समाज में जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने हम सबको जीवन जीने का सबसे बेहतरीन रास्ता दिखाया। उसके पश्चात आज आपके गांव में माननीय बहन जी की मंशानुसार जो उन्होंने समाज को जानकारी देने के लिए प्लान बनाया, गांव चलो अभियान चलाने का काम किया, उस अभियान के तहत आज आपके गांव में संविधान की हक अधिकारों की मूल जानकारी देने के लिए आए। आपके गांव में दिल्ली से चल करके बहुजन समाज पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नेशनल कोऑर्डिनेटर और कई प्रदेशों के प्रभारी रहे मानवर कांसी राम साहब की तर्ज पर चल करके समाज को गांव गांव जाकर के जगाने का काम कर रहे युवाओं के प्रयासों आदरणीय परम सम्मानित श्री जयप्रकाश साहब, और उनको यहाँ आपके ललितपुर जिले के बानपुर कस्बे में लेकर के आने वाले हमारे बहुत ही धुरंधर, बहुत ही जाबाज विसंजी साथी भाई विक्रम सिंह गौंडा जी, जिनके अथक प्रयास के चलते आज वो आपके गांव में पहुंचे हुए हैं, आपके गांव में आए हुए हैं, उनका मैं और आप सभी का इस मंच पे ज्यादा समय देने के लिए, उपस्थित रहने के लिए आप सबका स्वागत करते हुए आभार भी प्रकट करता हूं। सम्मानित साथियों, विस्तार पूर्वक साहब ने बताने का काम किया है। मैं भी बहुत कम समय में अपनी बात को रखना चाहूंगा। वैसे हम लोगों का प्लान तो रहता है कि पूरी की पूरी जानकारी समाज को देने का काम करें, बताने का काम करें, लेकिन समय बहुत हो चुका है, हम लोगों को कहीं और जाना है, खाना पानी की भी व्यवस्था करवानी है, आप सबसे खाना भी खा के निकलना है। तो मैं अपनी बहुत कम शब्दों में पूरी बात कहने का काम करूंगा। आप मेरी छोटी सी बात को पूरा देर तक कहते, समझदार को इशारा काफी होता, मैं अगर छोटी भी बात कहूं तो आप उसको बड़ी समझने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, जैसे साहब ने अभी बताने का काम किया कि स्वतंत्रता का अधिकार, क्यों भाषण देने का अधिकार मिला संविधान की वजह से, सभा करने का अधिकार मिला संविधान की वजह से, हमको व्यापार करने का अधिकार मिला संविधान की वजह से, हमको धन संचय करने का अधिकार मिला संविधान की वजह से। ये प्रूफ करता है इस चीज को कि जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे आपके पास कोई अधिकार नहीं था। हम लोग अधिकारों से विहीन थे, दबे कुचले थे, शोषित थे, सताए हुए थे,
और बड़ी दयनीय स्थिति को हम लोग अपने जीवन में, दयनीय स्थिति का जीवन जी करके हम लोग अपना गुजारा कर रहे थे। सम्मानित साथियों, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हो हम लोगों की हालत बद से बदतर रहती है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी, बुद्ध ने कहा है कि दुख है, दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिक हुए बुद्ध, उन्होंने कहा है दुख है, और दुख का कोई ना कोई कारण है कि आपको कष्ट हुआ है, आप कष्ट भोग रहे हो, तो उसका कोई ना कोई कारण है। और अगर आपने कारण का पता लगा लिया तो उसका निवारण भी जरूर मिल जाएगा, और निवारण का रास्ता भी कोई ना कोई निकलेगा। ऐसा बुद्ध ने बताने का काम किया है। तो सभी लोग, हम लोग ये समाज में, गांव में टहलने का काम करते हैं, अक्सर देखते रहते हैं। जहां कहीं पहुंचते हम लोग गांव को देख करके समझ जाते हैं कि देखो दुनिया चांद पे पहुंच गई है। हमारा समाज, हमारे लोग, दबे पिछले सभी लोग आज जमीन में गड़े हुए हैं, उनकी उन्नति नहीं हो पाई, उनका विकास नहीं हो पाया। तो ये जो मूवमेंट बुद्ध ने शुरू किया, बुद्ध से लेकर के बाबा साहब से लेकर के जब ये यहाँ तक पहुंचा, तो मानवर कांशीराम साहब ने देखा कि बाबा साहब ने हक अधिकार तो दिलाने का काम किया है, लेकिन हक अधिकार उस बड़ी किताब में बंद रहे पड़े हैं, और इनको लागू कैसे किया जाए। तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन समाज के प्रति न्यौछावर करके, गांव-गांव साइकिल चला करके, राजनीतिक चेतना पैदा करके, और आप सबको राजा बनाने का काम किया, और बहन जी को इस देश का 4 बार का मुख्यमंत्री बनाने का काम मानवर कांशीराम साहब ने अपना पूरा का पूरा जीवन खपा करके करने का काम किया। बराबर का योगदान बहन जी का भी रहा। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये जो कारवां जहां तक पहुंचा है, जिसको मानवर कांशीराम साहब अथक प्रयासों से लेकर के आए हैं, इसका नाम जो उन्होंने रखा था, इस कारवां का, वैसे तो बहुत सारी पार्टियां साहब ने आपको बताने का काम किया, बहुत सारे कल आपके बीच में आएंगे समाज में फूट डालने के लिए। लेकिन ये जो कारवां बहुजन समाज पार्टी के नाम का कारवां आपके बीच में आया, इस कारवां का नाम मानवर कांशीराम साहब और बाबा साहब ने मिलकर के इसका नाम रखा सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। ये कोई पार्टी नहीं है केवल कि इसको समझ लो कि ये कोई पार्टी है, ये सत्ता प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। ये एक आंदोलन है जो आपकी सामाजिक व्यवस्था को बराबर करके, आपकी अमीरी गरीबी को बराबर करके समान करना चाहती है, समता मूलक समाज स्थापना करना चाहती है। ये ऐसा आंदोलन है। इस आंदोलन की मुखिया परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज हमारे आपके बीच में है। अक्सर हम निवेदन करते रहते हैं, जितने महापुरुष हमारे आपके बीच में आए, चाहे बुद्ध रहे हो, बुद्ध हमारे बीच में आए, जब हमको रास्ता दिखाने का काम किया, बताने समझाने का काम किया, तो उस समय हम सभी लोगों ने, हमारे पुरखों ने बुद्ध की उतनी बात को नहीं माना जितनी आज हम लोग पूजा करके, उनकी वंदना करके, उनकी अर्चना करके आज हम लोग प्रचार प्रसार करके मानने का काम करते। जब वो हमारे बीच में थे तब हम लोगों ने नहीं माना। बाबा साहब हमारे आपके हक अधिकारों की लड़ाई जब लड़ रहे थे, चाहे वो दलित समाज होते, बैकवर्ड समाज होता, अन्य दबे पिछड़े लोग हों, उनके हक अधिकारों की लड़ाई जब बाबा साहब लड़ रहे थे, तो उस समय भी बाबा साहब की बात को उतना लोगों ने नहीं माना जितना मानना चाहिए था। उसके बाद उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मानवर कांशीराम साहब हमारे बीच में आए, साइकिल चलाने का काम किया, कपड़े फटे पुराने कपड़े पहन के। हम लोग तो ये सुना कि वो शमशान घाट के कपड़े 5-5 रुपए में, 5-5 पैसे में खरीद के पहन लेते थे, नंगे पांव चलने का काम करते थे, साइकिल चलाने का काम करते थे। और ये जो झंडा हम लोग आज बड़ा झंडा हम लोग फहराने का काम करते हैं, उस समय एक कागज का झंडा लगा करके मानव साहब साइकिल पर चलने का काम करते थे। उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन न्यौछावर करने का काम किया। समाज के लोगों ने संघर्ष किया, उनका साथ दिया, और इस पार्टी को उन्होंने उन बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया, बहन जी को सीएम बनाने का काम किया। लेकिन मैं अक्सर कहता रहता हूं, उतना साथ मानवर कांशीराम साहब का भी हम लोग नहीं दे पाए जितना देना चाहिए था। उतना साथ अगर मानवर साहब का दे दिया होता तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो छोड़ो, देश का प्रधानमंत्री हमारा बन गया होता। और जहां से ये हक अधिकार आपको मिलने वाले हैं, जो ये हक अधिकार जहां आपके दबे हुए हैं, जो भी पूरे के पूरे लागू नहीं हुए हैं,
कि आपको सारे के सारे हक अधिकार मिल गए होते अगर हमारे लोगों ने साथ दे दिया होता। विडंबना रही, हमारे आपके बीच से मानव कांति राम साहब चले गए, उनका निर्माण हो गया। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, सभी माताओं बहनों से, जितने भी साथी हमारे सुन रहे हैं, जो अपने घरों से सुन रहे हैं, जो किन्हीं कारणों बस जहां कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच पाए हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे आपके बीच में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका के रूप में आज महापुरुष सिद्ध हो चुकी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे आपके बीच में है। ऐसा नेता पूरे देश में आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। आपने उनको देखा, अभी आपने प्रोजेक्टर के माध्यम से देखा, रोहित वेमुला कांड की लड़ाई बहन जी ने लड़ने का काम किया। संसद से उसी गांव से सकमीरपुर गांव के लोगों पे जो अत्याचार हुआ तो उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया, और जब बात उनकी संसद में दबाने का प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो उन्होंने संसद उससे राज्यसभा के पद से इस्तीफा देने का काम किया। आज तो लोग विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए तलबे चाटने का काम करते, पांव छूने का काम करते हैं, लेकिन केवल बहन कुमारी मायावती जी ऐसी नेता हमारे आपके बीच में जो बाबा साहब की तर्ज पर चल करके उन्होंने कोई समझौता करने का काम नहीं किया और इस्तीफा लिख करके उसके मुंह पे मारने का काम किया और कहा कि अगर मैं अपने समाज के हक अधिकारों की लड़ाई यहाँ रह करके नहीं लड़ सकती तो यहाँ मुझे रहने का कोई हक अधिकार नहीं है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये रिकॉर्ड है, ये युगों युगों तक रिकॉर्ड रहेगा, जनता देखेगी जानेगी। तो ऐसी नेता हमारे आपके बीच में है और ये जब तक इनका जीवन है, इनके जीवन का पूरा इस्तेमाल करो और पूरा का पूरा उपयोग करो। इनका बढ़ चढ़ के साथ देने का काम करो, किसी के बहकावे में ना हो। अगर हम लोग बट गए, अगर हम लोग बिखर गए, अगर हम लोगों में फूट पड़ गई तो हमारी हालत और बद से बदतर हो जाएगी। बहुत सारे दुश्मन, बहुत सारे लोग जो है अपना जो मिशन बना करके काम कर रहे हैं, जो हमको गिराना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे आपके बीच में हैं, वो हमको दबाने की कोशिश करेंगे। आप लोग एकजुटता बनाने का काम करो, समाज में भाईचारा बनाने का काम करो। हम अक्सर बताते रहते हैं ये जो हमारी हालत दबी कुचली है, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं, तो हमारे समाज में लोग क्या करते हैं और उस समाज के लोग क्या करते हैं। जो लोग आज बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए, बड़ी बड़ी उनके रोजगार हो गए, बड़े बड़े बिजनेस खड़े हैं उनके, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े मकान बने हैं, वो लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, इस चीज को जरा सोचने का काम करो। वो लोग जब अपने घर में जाते हैं, शाम को पहुंचते हैं, खाना जब खाने के लिए बैठते हैं तो खाना आएगा, उनके साथ में दाल रोटी आएगी, साथ में घी आएगा, खाना खाएंगे, अपना दाल रोटी और घी खाएंगे। शाम को सोएंगे, सोने से पहले उनको 1 घंटे तक नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो घी जो है उनके दिमाग पे असर करना शुरू करता है और कहते हैं कि घी खाने से दिमाग बढ़ता है, तो उनका दिमाग काम करना शुरू करता है और सोचते हैं कि भाई हमको आने वाले समय में क्या करना है, कैसे हमको शासक बने रहना, कैसे फूट डालनी है, कैसे हमको राज करना है, कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, कैसे हमको अपने रोजी रोजगार को आगे बढ़ाना, इस पर वो विचार करने का काम करते हैं। कैसे तुमको मजदूर बनाए रखना, कैसे तुमको गरीब बनाए रखना है, इस पे वो लोग विचार करते हैं। और जब सुबह होती है तो इसी मोमेंट पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन विडंबना है, दूसरी तरफ जब हमारे घर का आदमी, हमारा व्यक्ति, हमारा भाई, हमारा पिता, हमारा दादा जब गांव से बाहर आकर अपना काम करके पूरा दिन गुजार करके घर को आता है, वो खाना खाने के लिए जब बैठता है तो भले ही नमक रोटी खावे, लेकिन उसके साथ में एक पौवा जरूर होगा, 70-80 रुपए का पौवा होगा। शाम को पौवा पिएगा और पूरे गांव में दंगा करने का काम करेगा। कहीं अगर नाली खर्चा का झगड़ा मिल गया तो वहां वो लग जाएगा, अगर वहां बात नहीं बनी तो घर की बहन बेटियों से, बहुओं से लड़ने का काम करेगा, घर में परेशान करने का काम करेगा। ऐसा काम हमारे घर का भाई करता है। शाम को थक हार के जब सो जाएगा, सुबह जगेगा तो लड़के उसके बच्चे जो कहेंगे कि पापा हमको कलम चाहिए, हमको कॉपी चाहिए, हमको किताब चाहिए, ऐसी जब वो मांग करेंगे तो बाप होता है, उसके दिल में द्वंद्व उठता है। वो सोचता है कि अपने बच्चे को क्या दे दें, तो सुबह उसको कोई रास्ता नहीं सूझता, फिर से वही उन्हीं बुरे कामों में फंसा रहता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है
कि समाज की इस बुराई को खत्म करने का काम करो। बहुत हो गई हमारी गिरी से गिरी हालत, इसको खत्म करने का काम करो। कहते हैं कि जिसके घर में नशा घुस गया वो उसका घर बर्बाद हो जाता है और वो घर कभी भी अपने घर की इज्जत आबरू को बरकरार नहीं रख सकता। तो आप लोग इस नशे को छोड़ने का काम करो, चाहे वो पान पुड़िया हो, चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो, चाहे वो शराब हो, इसको धीरे 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 खत्म करने का काम करो। और ये जो पैसा आपका बचे, 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया जो भी पैसा बचे, इसको अगर इकट्ठा करोगे तो तुम्हारे घर का बच्चा अगर पढ़ाना चाहो तो वो कलेक्टर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, मास्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। इतना पैसा आप लोग नशे में बर्बाद करने का काम करते हो, इसको समझने का काम करो। और एक अपील आप सबसे करना चाहूंगा, शाम को अपने बच्चों को साथ में बिठाने का काम करो, ट्रेनिंग देने का काम करो, कैडर देने का काम करो। आप लोगों ने सुना होगा कि आतंकवादी जब एक छोटे से बच्चे को उठा करके ले जाता है तो बच्चा छोटा होता है, कोरा कागज होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जब उसको ट्रेनिंग देने का काम करता है, उसको बताने का काम करता है, उसके अंदर ठूस ठूस के एक बात को भरता रहता है, तो वही बच्चा, अकेला बच्चा लाखों की भीड़ में गोली चलाता हुआ निकल जाता है, सबको मारने का काम करता है। ऐसी हिम्मत उसके अंदर आती है। तो ये सब शिक्षा का खेल है, सिस्टम का खेल है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वो सुख किया, वो भूल गए। वो कहते थे कि चिड़िया में बाज लड़ाऊं, चिड़िया में बाज लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो उन्होंने कहा कि मैं चिड़ियों से चिड़िया में बाज बनाऊं, चिड़िया में बाज बनाऊं, मैं चिड़ियों को बाज बना सकता हूं। शिक्षा में इतनी ताकत होती है। तो ये जो बच्चे हैं तो इनको आप समझाने का काम करोगे तो ये भी बाज बन जाएंगे, ये भी पढ़ लिख के होशियार हो जाएंगे। तो इनको आप लोग आधा घंटा समय देने का काम करो। शाम को अपनी बिटिया को बिठाओ, बच्चे को बिठाओ, समाज के संस्कार सिखाने का काम करो, उसको ये बताने का काम करो कि ये चीज गलत है, ये अच्छी है। कहीं कोई भी व्यक्ति अपने घर में जब ये समझाएगा कि भैया आपको किसी की बहन बेटी के ऊपर गलत निगाह नहीं डालनी है, किसी भी गांव के किसी भी बड़े बुजुर्ग को, किसी भी दादा मामा को कभी भी उसका अनादर नहीं करना है, ऐसी बातें जब आप अपने बच्चे को भी समझाओगे, अपनी बिटिया को भी समझाओगे, तो समाज में एक सुंदर माहौल, सुंदर समाज का निर्माण हो जाएगा। आने वाले 10-5 साल में आपका समाज अच्छा बनेगा, सबकी आपस में मित्रता हो जाएगी। जो ये फूट रहती है अक्सर समाज में, आगे उधर रहते हैं, आगे उधर रहते हैं, और बीच वाले हमारे आपके फूट पड़ने का फायदा उठा लेते हैं। ये फूट खत्म हो जाएगी, आपस में एकता बनेगी, आप लोगों का विकास हो जाएगा। ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। और मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे बहुरूपी आएंगे, आप सबको बताने का काम करेंगे कि हमने माए बहन जी को वोट देते देते बहुत वोट दिया बहन जी को, हमने बहुत वोट देने का काम किया बहन जी को, बहुत लंबे समय से बहन जी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन वो अभी सत्ता में नहीं पहुंच पाई। तो आप लोग खेती किसानी करने का काम करते हो, सभी लोग किसान हो, सभी लोग अपने खेत खलिहान में रहते हो, आप लोगों को पता होगा। एक कहावत है, उसके माध्यम से बताना चाहूंगा, एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा कि जो व्यक्ति खेती करता है, उसकी खेती अगर उसने अपनी फसल बो रखी है, बुआई करी है फसल की, और उसकी फसल अगर नष्ट हो जाए, अगर उसमें आग लग जाए, तो क्या हमारा आपका आदमी, हमारा किसान दोबारा उस खेत में फसल बोता है कि नहीं बोता है? होता है ना। उसके बाद उस खेत में फसल दोबारा बोने के बाद उसमें अगर बाढ़ आ जाए, पानी से फसल नष्ट हो जाती है, उसके बाद तब बोता है कि नहीं बोता है दोबारा? ऐसे करके चाहे उसमें आग लग जाए, चाहे चोर काट ले जाए, लेकिन वो बार बार अपनी फसल को पुनः बोता रहता है, क्योंकि उसको पता होता है, उसको जानकारी होती है कि फसल हमारी 1 बार नष्ट हुई है, 2 बार नष्ट हुई है, 3 बार नष्ट हुई है। अगर हम अपना प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे, फसल लगातार उगाते रहेंगे, तो एक न एक दिन इसमें फसल जरूर पैदा होगी और इसका हमको लाभ जरूर मिलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहन कुमारी मायावती जी 1 बार हार जाए, 2 बार हार जाए, 3 बार हार जाए, लेकिन आपको प्रयास नहीं छोड़ना है, प्रयास करते रहना है, क्योंकि जैसे आपकी जमीन है, जैसे आपकी खेती आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे खेती आपके लिए उपयोगी है, ऐसे हमारे समाज के लिए बहन कुमारी मायावती जी उपयोगी है।
बहन जी के बिना हम लोग आधे अधूरे रह जाएंगे। इस कल्पना को आप लोग करके देखिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सब लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनने का काम किया। आप सभी का इस अपील के साथ कि आप लोग हमारी बात को मानने के साथ साथ उस पर अमल भी करेंगे, उस पर चलने का भी काम करेंगे और समाज में सभी वर्गों के साथ भाईचारा बना करके एकता बनाने का काम करेंगे, सबसे मिलजुल के रहने का काम करेंगे, क्योंकि ये फूट बड़ी घातक होती है, इससे सबका विनाश हो जाता है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देना चाहता हूं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि हमारे साथ में कल के आए भाई विक्रम सिंह लोना साहब, हमारे मिशनरी साथी जाबाज साथी ललितपुर जिले के, वो आकर के आप सबका धन्यवाद देते हुए इस नुक्कड़ सभा को समाप्त करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय मंगल हो। और भाई विक्रम, उससे पहले आप सभी साथी, सभी मित्र